So hello everyone, we are going to start a new course on microprocessor and peripheral devices. So जो ये कोर्स है बेसिकली थर्ड ईयर के लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस, राइट. तो सिलेबस देख लो. अभी हम जो आज के दिन करने वाले हैं ये फर्स्ट यूनिट करेंगे. इसमें जो ये फर्स्ट यूनिट है आपका, इसमें क्या है बेसिकली ना, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर दिया हुआ है. ठीक है. तो इवोल्यूशन का मतलब बेसिकली हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में. ठीक है, कि कैसे कैसे माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ, कैसे कैसे इनिशिएट कहाँ से हुआ था और अभी करंट में क्या चल रहा है. तो थोड़ा बहुत हम लोग अभी करंट का भी देखेंगे और उसके बाद इसके डेफिनेशंस हो गए और इसका मॉडर्न सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या है. तो पूरा थियोरेटिकल है, ये फर्स्ट यूनिट है ना, थियोरेटिकल है. आपको बस इंट्रोडक्शन जानना है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है और उसकी हिस्ट्री क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट यूनिट करेंगे हम लोग आज, और अपार्ट फ्रॉम इट जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में होगा. तो ये बेसिकली आज का हमारा एजेंडा है. नेक्स्ट हमारा इसमें देखो क्या है कि जो आप लोग में से बहुत सारे लोग बुक्स पूछोगे तो बुक आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट बुक है ना, ये वाला जो फर्स्ट बुक है ये अच्छी बुक, क्वालिटी इसकी अच्छी है. ठीक है. तो जो फर्स्ट बुक है ये आपका, ये आप परचेज कर सकते हो. ऑल्दो ये हमारे ख्याल से लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है. बहुत सारे कॉपीज़ हैं लाइब्रेरी में यहाँ पे, तो आप ले सकते हो वहाँ से. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम इट मैंने क्लासरूम पे जो शेयर करा था, क्लासरूम पे पहली बात तो सबसे पहले देखो क्या है कि क्लासरूम पे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्लासरूम ज्वाइन ही नहीं करा है. ठीक है. तो क्लासरूम सब लोग ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वहाँ पे फिर हम सारा चीज़ शेयर कर देंगे. इस पर एक हमने PDF शेयर करा हुआ है क्लासरूम पे, तो वो PDF भी आप रेफ़र कर सकते हो. बेसिकली ना वो PDF क्या है कि ये जो 8085 है रमेश गौनकर का, उसी का एक ब्रीफ समरी है. ठीक है. तो आप ये बुक को रेफ़र कर सकते हो या फिर ये पर्टिकुलर PDF को रेफ़र कर सकते हो, बात बराबर है. ठीक है. तो ये बुक्स का लिस्ट हो गया. ठीक है. अब हमने स्टार्ट करते हैं बेसिक की क्या है कैसे है. ठीक है. थोड़ा सा 8085 के बारे में और देखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं ना कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर. तो अगर हमको, जैसे हम पूछें कि आपसे माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है, तो देखो आपके सबके लाइफ में ना माइक्रो प्रोसेसर कहीं ना कहीं है इस टाइम पे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो किसी पर्टिकुलर फ़ोन पे देख रहे हो या फिर मान लो सिस्टम पे देख रहे हो, तो उस फ़ोन या सिस्टम में आपके माइक्रो प्रोसेसर लगा ही होगा. ठीक है ना. तो ये अवेलेबल है. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखो तो माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर उसी का एक फॉर्म है. वो किसी न किसी तरीके से वो अवेलेबल है हर किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में नाउअडेज, राइट. सो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं ये हमको देखना है. ठीक है. तो डिफ़ाइन करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि सबसे पहला क्या है कि जो ये माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है ना. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो सबसे फर्स्ट इसका जो इम्पॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉनिक में भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है क्योंकि बेसिकली बिट्स को प्रोसेस करता है. ठीक है. दूसरी चीज़ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. दूसरा ना, इसको आप प्रोग्रामेबल भी बोल सकते हो, प्रोग्रामेबल. ठीक है. अब प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिसको हम प्रोग्राम कर सकें. प्रोग्राम करने का मतलब क्या है कि हम अपने अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट कराना चाह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम इंस्ट्रक्शन को डालेंगे एंड अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो इसको हम प्रोग्रामेबल डिवाइस भी बोलते हैं. ठीक है. तीसरी चीज़ क्या करता है कि जब प्रोग्राम आप लिखते हो ना, वो बेसिकली किसी मेमोरी में लिखते हो. ठीक है. तो क्या करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर कि जो प्रोग्राम आपने मेमोरी में लिखा है उस प्रोग्राम को फैच करता है. फैच का मतलब होता है कि टू गो एंड गेट, मतलब वहाँ से लाना, मेमोरी से मतलब ला के उसको फिर समझना. तो क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, फैच करता है. ठीक है ना. एक वर्ड होता है फैच. ठीक है. फैच का मतलब क्या होता है, टू गो एंड गेट. ठीक है. टू गो एंड गेट, जाना और लाना. ठीक है ना. क्या लाना, जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखा है, कहाँ लिखा है, मेमोरी में लिखा है. ठीक है. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा कि फैच करेगा. क्या फैच करेगा, इंस्ट्रक्शन फैच करेगा. कहाँ से फैच करेगा, मेमोरी से फैच करेगा. ठीक है. तो एक क्लियर हो गया यहाँ तक. ठीक है. अब मेमोरी से उसने फैच करा इंस्ट्रक्शन. अब वो फैच तो कर लिया इंस्ट्रक्शन. मान लो जैसे आपने 2 नंबर को ऐड कराना था, तो आपने प्रोग्राम लिख दिया मेमोरी में कि हाँ हमको 2 नंबर ऐड कराने हैं. जैसे लिख दिया आपने ऐड AB समथिंग, जैसे मान लो हमने लिख दिया ऐसे करके, मान लो एक ऐसे कोड लिख दिया हमने ऐड B मान लो. ठीक है. तो ऐड B का मतलब बेसिकली होता है A+B होता है. ठीक है ना. मतलब A इसमें साइलेंट है, A+B होता है. ठीक है. तो अब ऐड B आपने लिखा तो क्या होगा, एक
जो आपका डेटा होगा वो ए में होगा, दूसरा डेटा होगा बी में होगा, मतलब दोनों के डेटा को आपको ऐड करना है, ठीक है। ये बेसिकली आपने प्रोग्राम लिखा है। अभी जो प्रोग्राम लिखा है उसको क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, फैच करेगा। फैच का मतलब क्या होगा, अपने पास हो जाके इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको लाएगा। ये कैसे लाएगा, ये डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज़ लाएगा या फिर इसको पहले बिट्स में कन्वर्ट करेगा, ये सारा चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी के लिए आपको क्या समझना है कि फैच का मतलब होता है टू गो एंड गेट, ओके। तो जब एक बार फैच कर लिया तो वो आप उसको ये तो मिल गया कि आपने लिखा हुआ ऐड बी, लेकिन ऐड बी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मतलब समझने के लिए उसको डिकोड करता है, ठीक है ना, उसको डिकोड करेगा। जैसे ऐड बी है तो ऐड बी जैसे ही आया तो आपके सर्किट को पता चल जाएगा कि आपने क्या सोचा है कि ए और बी के कंटेंट को ऐड करके आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना समझने वाला, उसको बोलते हैं डिकोडिंग, ठीक है, जिससे उसको पता चल गया कि अच्छा आपको ऐड करना है। अब डिकोड करने के बाद एक ऑपरेशन होता है, उसके बाद उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, राइट, एग्जीक्यूट करना। तो एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि आपने बता तो दिया कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, और वो समझ भी गया डिकोड करके उसको माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करेगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी सर्किट्स होती हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट्स, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो अरिथमेटिक सर्किट्स को क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा। वो अरिथमेटिक सर्किट क्या करेगा, ए के डेटा को लेगा, बी के डेटा को लेगा और क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा, ठीक है ना। तो उस ऑपरेशन को ना उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन, ठीक है ना, एग्जीक्यूट, बेसिकली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कर दिया तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या करेगा, प्रोवाइड्स द रिजल्ट एट आउटपुट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। सबसे पहले जान लो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। दूसरी चीज़ ये प्रोग्रामेबल होता है, मतलब आप प्रोग्राम कर सकते हो इसको। तीसरी चीज़ क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है। इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखा होगा, मेमोरी में लिखा होगा, ठीक है। अब मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को फैच किया तो उस समझना है ना कि क्या इंस्ट्रक्शन है, तो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे ना एक टर्म लिख लेना, डिकोड, पहले डिकोड करेगा, ठीक है ना, मतलब पहले फैच करेगा, फिर डिकोड करेगा और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आपका ये 3 ऑपरेशन होंगे एक साथ, मतलब पहले फैच होगा, फिर डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, आउटपुट पे जाएगा, ठीक है ना। आउटपुट पे आप जो कुछ भी कनेक्ट करोगे उस पर वो डिस्प्ले होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ में डेफिनेशन है, इसके थ्रू आप डेफिनेशन बना सकते हो। अब डेफिनेशन कैसे बनेगा, आप ऐसे बोल सकते हो कि इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट fetch instruction from memory, execute them and provide result, ओके। आप सिंपल बना सकते हो, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो कि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड चिप विच हैज़ कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन है माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आपको जो भी डेफिनेशन बनाओगे तो इसमें सारे टर्म आने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। डेफिनेशन पे हम क्यों कंसंट्रेट करें, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, ये सारे टर्म आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, जो आप इसी से बना सकते हो, सिंपली इसी से बनाए हुए डेफिनेशन है कि इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी and execute them and provide the result, okay. And it is the integrated chip which has computing and decision making capabilities, मतलब एक ऐसा इंटीग्रेटेड चिप है जिसके पास कंप्यूटिंग के और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रीफ डेफिनेशन हो गया माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इवॉल्व कैसे हुआ है, ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री जानते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखो सबसे पहले एक बहुत ही फेमस 1970s में ना, 1970 वाला जो टाइम था, 1970 मतलब 1960 से लेके 1970 वाला पीरियड जो था, ठीक है ना, इसमें ही ये सारा चीज़ इवॉल्व हुआ है। तो एक कंपनी है, वो है इंटेल, ठीक है ना, इंटेल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटेल कॉर्पोरेशन। तो इसने चिप बनाना स्टार्ट करा माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। ये जो इंटेल कॉर्पोरेशन है ना, इसको मतलब इससे पहले बहुत सारे अदर कंपनीज भी थी जो आईसी पे काम कर रहे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। वही उसमें से कई सारे लोगों ने क्या करा कि वो कंपनियां छोड़ के एक नई कंपनी बनाई जिसको इंटेल कॉर्पोरेशन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि 1960 से 70 के बीच का टाइम था, उस पर एक सबसे फर्स्ट प्रोसेसर लाए, ठीक है ना, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोलते हैं, उसका नाम था 4004,
ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है ना। ये आपका है बेसिकली फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल, ठीक है। अब इंटेल की हम लोग इतनी बात क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग देखेंगे। इंटेल एक कंपनी है, यूएस की कंपनी, इंटेल कॉर्पोरेशन उसका नाम है, ठीक है। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम क्या था, इंटेल 4004। ये जो प्रोसेसर था ना, वो प्रोसेसर था 4 बिट का, ठीक है। ये प्रोसेसर कितने बिट का था, 4 बिट का था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी वो थी PMOS, ठीक है। ये प्रोसेसर कितने बिट का था भाई, ये था 4 बिट का। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी गई थी, PMOS टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी। अब PMOS क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, N चैनल मॉसफेट, P चैनल मॉसफेट। तो बेसिकली P चैनल मॉसफेट है PMOS, ठीक है। तो ये सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का। अब ये 4 बिट क्या है, मैं कहूँ 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है कि उसमें जो ALU होता है, देखो हमने सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखे होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने आप कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखो ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी होता है और CPU है, ठीक है ना। CPU लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो CPU में क्या होता है, ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्टर्स होता है। ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है, आप लोगों में से सबने ये करा हो, देखा होगा, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर चीज़ को। अब इसमें क्या है, अगर ALU का साइज, ALU का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है ना। ALU का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, जैसे मैं लिखूँगी 4 बिट है, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है कि जो ALU है ना, इसका साइज जो है वो कितना है, 4 बिट है, ठीक है ना। मतलब जो ALU है ना, इसका साइज जो है ये कितने बिट का है, 4 बिट का है, ठीक है। अगर मैं 4 बिट लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा कि ALU का साइज 4 बिट है, ठीक है। अब 4 बिट ALU का मतलब क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, कोई भी आप ऑपरेशन अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन कराओगे तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को करता है, ALU का काम होता है, ठीक है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब वो कैसे करेगा, जैसे मान लो कि अगर मैं कहूँ कि कोई ALU का साइज 4 बिट है, तो एक साथ में क्या करेगा, वो 4 बिट के ही इंस्ट्रक्शन को या फिर 4 बिट के ही डेटा को प्रोसेस कर पाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ ALU के साइज 4 बिट है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर सपोज करो कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है, A और B, ठीक है ना। सपोज करो 2 नंबर्स हैं A और B, तो ये दोनों नंबर्स कितने बिट के होने चाहिए, 4 बिट के ही होने चाहिए। मतलब मैक्सिमम मिनिमम का क्या हो सकता है 0000, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1111, ठीक है। ऐसे B भी ऐसे हो सकता है 0000 और 1111, ठीक है ना। तो ये 4 बिट को ही ऐड कर पाएगा, ये नहीं कि ALU के साइज 4 बिट है और एक साथ आपने क्या करा 8 बिट का डेटा दे दी, तो तू नहीं ले पाएगा ना, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ALU का साइज इंपॉर्टेंट है। तो जितने बिट का ALU होगा उतने ही बिट का हम क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मैं कहूँ कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या होगा, तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि उसका ALU का जो साइज है वो कितने बिट का है, 16 बिट का है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहूँ कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, इसका मतलब क्या है कि 8 बिट का ALU है, ओके। तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इन्होंने जो इंटेल ने जो फर्स्ट प्रोसेसर बनाया था अपना, ठीक है ना, तो जो इंटेल का फर्स्ट प्रोसेसर है आपका, तो वो कितने बिट का है, 4004, 4 बिट का है, ठीक है ना, 4 बिट का है। और किस टेक्नोलॉजी पे है, PMOS टेक्नोलॉजी पे है। अब PMOS क्या होता है, PMOS सिंपल आप लोग जानते हो कि मॉसफेट पढ़े हो ना, तो ये P चैनल मॉसफेट है, P चैनल मॉसफेट, ठीक है। अब P चैनल और N चैनल मॉसफेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखो कोई भी आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, ट्रांजिस्टर होता है। मतलब कोई भी प्रोसेसर बना होता है वो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर कई सारे, उसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स होते हैं एक प्रोसेसर में, ठीक है। हम लोग देखेंगे बाद में कि बहुत सारे मिलियन बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर देयर ऑन अ सिंगल चिप। सोचो एक चिप पे मिलियन और बिलियन के उसमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है कि आप किस ट्रांजिस्टर से बना रहे हो,
तो उसका नाम है, इसमें जो आपका 4004 था वो पीमॉस था। अब ये पीमॉस से क्यों बनाया गया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ईजी होता है इसके थ्रू बनाना है। एनमॉस से भी हम बना सकते थे लेकिन पीमॉस ज़्यादा ईजी होता है। तो ये फर्स्ट आपका है, सबसे पहला ही आया हुआ है प्रोसेसर, तो ऑब्वियसली ईजी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी जाएगी ना, कि जो चीज़ ईजीली बन जाए, क्योंकि ये तो पहले ही हमारा हम शुरुआत ही कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए, ठीक है। जो सबसे पहला था पी चैनल मॉसफेट। अभी पी चैनल मॉसफेट का, मॉसफेट तो पता है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो आपको सिंपल पता होगा कि जैसे मान लो पी चैनल है, तो ये मॉसफेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है पी चैनल मॉसफेट का, कि आपका इसमें कि ये आपका एन टाइप सबस्ट्रेट होगा, ठीक है ना, एन टाइप सबस्ट्रेट होगा, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे उसमें डोपिंग करी जाएगी, ठीक है ना, गेट के लिए पी प्लस हमने एक किया है, ठीक है ना, ऐसे डोपिंग कर दी जाती है। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे शायद आपको आइडिया होगा, मे बी आप याद आ रहा होगा, ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ये इंसुलेटर होता है जो गेट के लिए होता है। गेट यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं, गेट, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे एक मेटलाइजेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट डेवलप कर देंगे, यहाँ पे सोर्स हो गया और यहाँ पे मान लो ड्रेन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे सोर्स और ड्रेन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो गेट सोर्स ड्रेन करके, ठीक है। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है पी चैनल मॉसफेट का, ठीक है। ऐसे ही अगर एन चैनल मॉसफेट की बात करूँ तो यहाँ पे पी प्लस की जगह पे एन प्लस आ जाएगा, ठीक है। एन टाइप की जगह पे पी टाइप सबस्ट्रेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये पी चैनल मॉसफेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एन चैनल मॉसफेट का स्ट्रक्चर हो सकता है। अब देखो अंतर क्या है दोनों में। जो पी चैनल मॉसफेट होता है ना, तो देखो पी चैनल मॉसफेट में जो तुम्हारा मेन करियर होगा, ठीक है ना, जो मेन करियर होगा वो तुम्हारा होल होगा, ठीक है ना, होल, ठीक है। अब ये होल होगा मेन करियर, तो बेसिकली क्या करते हैं हम इसको एक्टिवेट, मतलब जो आपका पी चैनल मॉसफेट है इसको ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, गेट पे ना, देखो पी चैनल मॉसफेट में हमेशा गेट पे निगेटिव सप्लाई देंगे। जब निगेटिव सप्लाई देंगे ना, तो यहाँ से जो होल्स होंगे, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस वाले इस पे एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, ये पी प्लस है, यहाँ पे होल्स हैं, और फिर फ्लो ऑफ होल्स होंगे, ठीक है ना, मतलब एक सोर्स टू ड्रेन ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिक ये आपने पढ़ा होगा, इसको हम डिटेल में इसको नहीं जाएंगे। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एन चैनल, अगर मैं पी चैनल मॉसफेट की बात करूँ तो एन टाइप सबस्ट्रेट पे बनेगा, और उसमें सोर्स ड्रेन कैसे होगा, और इसको ऑन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव गेट वोल्टेज देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऑन दिस पर्टिकुलर मॉसफेट, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होता है पी चैनल मॉसफेट में, कि पी चैनल में जो मैंने बताया कि इसका जो पूरा कंडक्शन प्रोसेस है होल पे डिपेंडेंट है, और होल का मोबिलिटी होता है ना, मोबिलिटी जो होल का है वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, ठीक है। तो मोबिलिटी अगर इलेक्ट्रॉन से कम होता है, तो मोबिलिटी का अगर कुछ सिग्निफिकेंस ये है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन से कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द मोबिलिटी ऑफ होल, तो अब क्या होगा कि जो आपका जो स्पीड होगा, तो अगर पी टाइप मॉसफेट से आपने बनाया है, जो प्रोसेसर बनाया है, तो उसका स्पीड जो होगा कंपेरेटिवली स्लो होगा, किसके, एन चैनल के। तो आपका अगर एन चैनल मॉसफेट से बना हुआ है कोई प्रोसेसर, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और पी चैनल से जो बना है उसकी स्पीड कम होगी। तो ये सिग्निफिकेंस है। तो इसमें देखो 4004, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कितने बिट का प्रोसेसर है, 4 बिट का प्रोसेसर। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, पीमॉस टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है। और कौन सा टाइम था ये डेवलप कब हुआ है, ये 1960 से लेकर 1970 के बीच में फर्स्ट आपका इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो जो दूसरा प्रोसेसर आया, जो सेकंड आपका जो प्रोसेसर था, वो था आपका इंटेल 8008, ठीक है। अब ये कितने बिट का प्रोसेसर है, 8 बिट का प्रोसेसर है, ठीक है। अगेन 8 बिट में बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि ALU का साइज है, ठीक है ना, ALU साइज, ठीक है। ALU साइज का मतलब क्या है कि एक साथ ही 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, उससे ज़्यादा डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता बट एक साथ नहीं करेगा, उसको फ्रैगमेंट कर देगा। जैसे 8 बिट के, मान लो आपको कहो कि आपको कोई प्रोसेसर है जिसको आप क्या करना है कि 16 बिट के डेटा को प्रोसेस कराना है, तो अब क्या होगा, 16 बिट के डेटा को प्रोसेस कराने के लिए ना 8 बिट के 2 ब्लॉक्स बनाएगा वो, पहले 8 बिट को प्रोसेस करेगा फिर 8 बिट को प्रोसेस करेगा। तो कर सकता है बट एक साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 8 बिट का अगर प्रोसेसर है, इट मीन्स तो क्या करेगा, एक साथ 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर लेगा, ठीक है। तो जो इंटेल 8008 है, 8 बिट का प्रोसेसर है, और ये बेसिकली जो प्रोसेसर है ना, ये आपका NMOS बेस्ड है, ठीक है। ये NMOS टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, ठीक है। अब अगेन NMOS में आपको पता होना चाहिए, जैसे PMOS का हमने किया था, इसमें क्या होता है, सिंपली पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। पी टाइप सबस्ट्रेट होगा, और उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे डोपिंग कर देते हैं N+ की,
N प्लस का मतलब हाई डोपिंग है, ठीक है ना, N प्लस जहाँ पे लगा रहे हैं इसका मतलब हाई डोपिंग है। यहाँ पे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गेट बनाने के लिए यहाँ पे आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है और ये आपका गेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप मेटलाइजेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट डेवलप करोगे, मेटलाइजेशन हुआ है एल्यूमिनियम या फिर और किसी पर्टिकुलर मेटल का करते हैं, तो ये आपका सोर्स हो गया, ये हो गया ड्रेन, ठीक है। अब देखो इसको ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गेट है ना इस पर आपको पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। जब पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव वोल्टेज देने पे ऑन होने का मतलब क्या होगा कि जो आपका जैसे मान लो ये आपका सपोज करो मॉसफेट है, ठीक है ना, ये ऐसे मान लो कि एन चैनल मॉसफेट है, ऐसे मान लो मैंने बना दिया इसको। अब इसमें ये टर्मिनल क्या होता है, गेट होता है, ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये ड्रेन है, ये हमारा सोर्स है सपोज करो। अब मैं कहूँ कि इसको ऑन करना है तो आप क्या करोगे, गेट पे इसको मतलब इस पर्टिकुलर VGS को, ठीक है ना, क्या करोगे, जो VGS होना चाहिए ना वो पॉजिटिव वोल्टेज दोगे और वोल्टेज जो होना चाहिए ना वो ग्रेटर देन VT होना चाहिए, ठीक है ना। VT होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। अब जो ID होता है उसी के अकॉर्डिंग ID फ्लो होगा। अब देखो ID जो होता है ना, ID दो तरीके से हो सकता है। एक होता है सैचुरेशन रीजन का, इसमें दो रीजन होते हैं, सैचुरेशन और दूसरा होता है ट्रायोड, ठीक है ना। इसको हम लीनियर रीजन भी बोलते हैं, ट्रायोड रीजन को, ठीक है ना, लीनियर रीजन। अब सैचुरेशन रीजन भी हो सकता है, ट्रायोड रीजन भी हो सकता है। नॉर्मली जो एम्पलीफायर वर्क करता है ना, अगर आप सपोज करो PMOS NMOS से एम्पलीफायर बनाते हो तो सैचुरेशन रीजन में इसको हम रखते हैं। और नॉर्मली अगर हमको सपोज करो वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाना हो या फिर ऐसा कुछ, तो उसको हम ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इट आपका होता है, ठीक है। आप कहोगे ID, तो ID को हम बहुत तरीके से, जैसे अगर ID को हमको ये करना है तो आप सिंपली क्या होता है μN COX W/L VGS माइनस VT होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका सैचुरेशन रीजन में होता है, सैचुरेशन में, ठीक है। तो ऐसे ही आप उसमें ट्रायोड रीजन के लिए भी निकाल सकते हो। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैं बेसिक बता रहा हूँ। देखो तो इसमें क्या होना चाहिए, देखो इसको ऑन करने के लिए ID फ्लो होने के लिए VGS माइनस VT को हम क्या करते हैं, नॉर्मली VGS माइनस VT को ज़्यादा रखते हैं VDS से, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जो आपका NMOS टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू क्या होता है 8008 बनाया जाता है। क्यों NMOS में हम स्विच किए, क्योंकि PMOS में स्पीड कम होती है। क्यों कम होती है PMOS में स्पीड, क्योंकि जो PMOS है उसमें मेजॉरिटी करियर जो करंट फ्लो हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा था, होल्स के थ्रू हो रहा था। होल की मोबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, किसके, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से। अब ये क्यों कम होता है, क्योंकि आप इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा इफेक्टिव मास का, ठीक है। तो जो तुम्हारा होल का इफेक्टिव मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से ज़्यादा होता है। तो जब मास ज़्यादा होगा तो उसमें मोबिलिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली सेमीकंडक्टर फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें अगर आप बोलोगे तो मैं कोई अलग से आपको मतलब इसमें बता दूंगा क्लासरूम में या फिर वीडियो बना के। लेकिन अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो NMOS होगा वो क्या होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली PMOS के, ठीक है ना। क्यों ज़्यादा होगी, मैंने आपको रीज़न बता दिया मोबिलिटी वाला। अगर ये भी कोई पूछता है कि मोबिलिटी उसकी इलेक्ट्रॉन की क्यों ज़्यादा होती है कंपेयर टू होल, तो आप ये बता सकते हो कि इफेक्टिव मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो कम होता है कंपेयर टू इफेक्टिव मास ऑफ होल, ओके। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, राइट। सो अब नेक्स्ट हम आते हैं कि नेक्स्ट हमारा इसके बाद का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, ठीक है। 8008 हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आया वो है इंटेल 8080, ठीक है। ये भी आपका कितने बिट का है, 8 बिट का है, ठीक है। और इसमें क्या है, NMOS टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अब आप कहोगे कि 8 जो अभी हमने पढ़ा था 8008 और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें एक डिफरेंस होगा ना, अभी आप इसका देखोगे ना कि इसमें मेमोरी साइज इंक्रीज हो रहा होगा और क्लॉक फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी। अभी हम देखेंगे मेमोरी साइज क्या होता है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या होता है आगे, ठीक है। बट आपको ये बस ध्यान में रखना है कि 8080 है 8 बिट का है और NMOS टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेल 8085, ये आपका क्या है, ये भी 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज हुई है इसमें भी आपकी NMOS ही टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ठीक है, NMOS टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये हमको पढ़ना है, ये जो हम 8085 है ना इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटेल 8086, ये आपका 16 बिट का प्रोसेसर है, ठीक है।
और इसमें जो टेक्नोलॉजी हुई है HMOS हुई है, ठीक है ना। HMOS का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है, ठीक है ना। H का मतलब होता है हाई डेंसिटी, मतलब अगर हम क्या करें कि डेंसिटी बढ़ा दें, मतलब जैसे मान लो कोई साइज़ है, जैसे मान लो आपका आपका चिप है, इसमें मैंने कई सारे ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स अगर इंक्रीज हो गए तो उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है कि कैसे हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेसिकली HMOS जो है वो हाई डेंसिटी मॉसफेट पे बेस्ड है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो है इंटेल, ये है 8088, ठीक है ना। ये भी आपका सेम है, 16 बिट है। और 8088 में देखो क्या है कि इसमें ना ऐसे हम जो इसके नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, अगर मैं प्रोसेसर का बिट लिखना हो तो आप दोनों लिख सकते हैं, 8 और 16। दोनों का मतलब क्या होता है बेसिकली कि ये जो एक्सटर्नली 8 बिट होता है, इसको आप क्या लिखोगे, एक्सटर्नली 8 बिट और इंटरनली 16 बिट, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर है ना आपका, कौन सा 8088, ये क्या होता है, एक्सटर्नली 8 बिट प्रोसेसर होता है, इंटरनली 16 बिट होता है। मतलब एक्सटर्नली आपको बाहर से 8 ही पिंस दिखेंगे, बट इंटरनली ये 16 बिट का प्रोसेसर होता है, ठीक है, 8088। और बाकी का सारा फंक्शन उसका 8086 के जैसा ही है, ठीक है। अभी भी देखो हम लोग ना 1970s में ही जी रहे हैं अभी, ये यहाँ तक हमने जो करा है ये 1970 वाला पीरियड है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जो इवॉल्व कैसे हुआ, नेक्स्ट हमारा आते हैं कि उसके बाद हमारे कौन कौन से प्रोसेसर है। उसके बाद प्रोसेसर है हमारा 80186, ठीक है। उसके बाद आया नेक्स्ट 80286, फिर 80386, फिर 80486, ठीक है। अब देखो 808 ये जो है, इन प्रोसेसर में क्या है कि ये देखो ये भी आपका 16 बिट का है, कौन सा 80186, ठीक है। ये नीचे वाला भी आपका 16 बिट का है। फिर 386 है जो आपका 32 बिट का है, ठीक है। और 486 जो है आपका ये भी 32 बिट का है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट आया 80486 के बाद, और उस प्रोसेसर को हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसको बोलते हैं हम लोग पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम, ठीक है ना। पेंटियम प्रोसेसर है, ठीक है, आपने पेंटियम सुना भी होगा। ये जो प्रोसेसर है ना, ये आपका 64 बिट का प्रोसेसर है, पेंटियम, ठीक है। ये जो प्रोसेसर डेवलप करा जब इंटेल ने, तो पूरा मार्केट में एकदम हाहाकार मच गया कि बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर है और बहुत, ठीक है, पेंटियम 64 बिट का प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर को डेवलप करने के पीछे एक इंडियन का भी नाम है, आप उनको फाइंड आउट करना है। आपको आपका असाइनमेंट है कि एक इसके पीछे जो पेंटियम प्रोसेसर का डेवलपमेंट के पीछे एक इंडियन का भी नाम है, उस इंडियन के नाम को बताना है हमको, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप क्लासरूम पे इसको बता सकते हो, ओके। या आपका असाइनमेंट है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके बाद फिर डेवलपमेंट आगे होता गया। ये 90s वाला है, ये 1990 वाला, ये 1990 से लेके 2000 वाला पीरियड है, ठीक है, जब ये सारा चल रहा था। अब क्या है इसमें देखो, उसके बाद फिर हमारा कई सारे आए, पेंटियम ऐसे आया, पेंटियम प्रो, ठीक है ना, पेंटियम प्रो। उसके बाद इसको बोलते हैं P2, फिर P3, P5, ऐसे कई सारे प्रोसेसर आए हमारे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसर, नेक्स्ट जनरेशन वाला क्या था, उसके बाद आपने सुना होगा ये वाला प्रोसेसर, कोर, डुअल कोर सुना होगा, डुअल कोर। डुअल कोर में क्या होता है ना, दो प्रोसेसर होते हैं आपके, ठीक है ना। मतलब आपके बेसिकली क्या होंगे ना कि एक चिप पे दो प्रोसेसर बनाएंगे। अब दो प्रोसेसर बनाने का मतलब ये होता है ना कि मल्टीटास्किंग करने से, मान लो आपको दो काम एक साथ करने हो, कई सारे काम एक साथ करने हो, तो एक प्रोसेसर से काम नहीं चलेगा, वो डिले हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कई सारे प्रोसेसर को एक ही चिप पे बना देते हैं। तो डुअल कोर में आपके दो प्रोसेसर के कोर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे में कहूँ क्वाड कोर, क्वाड कोर में कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है ना। क्वाड कोर जो होगा वो 4 होंगे। ऐसे ही होता है ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, ऐसे आपके कोर्स होते हैं डिफरेंट। तो उसके बाद हमारा डुअल कोर प्रोसेसर है। उसके बाद हमारा कोर 2 डुओ आया, कोर 2 डुओ, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रोसेसर है। अभी की बात करें अगर हम करंट जनरेशन की, करंट की, तो करंट में देखो क्या क्या है। आई सीरीज का प्रोसेसर आपने सुना होगा, ठीक है ना। आपने सुना होगा इंटेल i3, ठीक है ना, आपने सुना होगा, आई सीरीज का प्रोसेसर है। तो
ये i3 का नाम सुना होगा, ये काफ़ी लेटेस्ट वन है, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछ भी सकता है, आप जैसे लैपटॉप लेने जाते होगे। तो i सीरीज़ का जो प्रोसेसर है, इसमें से सबसे पहला प्रोसेसर है इंटेल i3। इसका भी करंट में कौन सा जनरेशन चल रहा है, 10th जनरेशन चल रहा है, ठीक है ना। i3 के बहुत सारे जनरेशन आए हैं, अभी करंट में कौन सा जनरेशन चल रहा है, 10th जनरेशन, ठीक है। ऐसे ही हमारा उसके बाद क्या है, i5 है, ठीक है ना। ये अभी चल रहे हैं प्रोसेसर सारे, ठीक है ना। पेंटियम वगैरह तो अभी यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये सारे यूज़ में है। इंटेल i5 है, इसका भी 10th जनरेशन चल रहा है। उसके बाद इंटेल i7, ठीक है, इसका भी 10th जनरेशन। जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल का, और सबसे जो मतलब पावरफुल प्रोसेसर है, वो है आपका इंटेल i9, ठीक है, और इसका 10th जनरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पावरफुल प्रोसेसर करंट सिनेरियो में कौन सा है, ठीक है, तो आपका आंसर यही होगा कि ये इंटेल i9 है और 10th जनरेशन उसका, ठीक है। इस प्रोसेसर की कीमत ही आई थिंक अराउंड 60K के आसपास होगी, केवल प्रोसेसर की 60,000 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका इंटेल के प्रोसेसर की हिस्ट्री है, ठीक है ना। हम कहाँ से स्टार्ट करे थे, 4004, अभी हम एंड कहाँ कर रहे हैं, 10th जनरेशन i9 प्रोसेसर, ठीक है ना। तो अभी तक का है 2020 तक का, ठीक है। अभी आगे भी आएगा, तो उसको आप अपने हिसाब से अपडेट कर लेना, ठीक है। अब ये सारा तो हो गया हमारा प्रोसेसर की हिस्ट्री। अब इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है ना, ये भी जान लेते हैं। ये देखो सिलेबस में है नहीं कि इंडिया का क्या ये करना है, बट हमको पता होना चाहिए कि इंडिया, व्हाट अबाउट इंडिया, व्हाट अबाउट इंडिया, ठीक है। तो हम लोग ना बहुत पीछे हैं एक्चुअल में, प्रोसेसर के मामले में तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अभी 1-2 साल पहले ना एक प्रोसेसर आया था, उसको बोलते हैं हम लोग शक्ति, ठीक है। ये डेवलप हुआ किया था IIT मद्रास ने, ठीक है, IIT मद्रास का है, ठीक है। शक्ति डेवलप करा। ये जो शक्ति था, ये बेसिकली एक जो इसकी टेक्नोलॉजी थी वो बेस्ड थी किस पे, रिस्क आर्किटेक्चर पे, RISC-V आर्किटेक्चर उसको बोलते हैं। ये रिस्क और सिस्क क्या होता है, जैसे इसको बोलता है रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और एक ऐसे होता है CISC, दैट इज सिस्क को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे, अभी बस हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो अभी 2 साल पहले IIT मद्रास IIT मतलब IIT चेन्नई, IIT चेन्नई के मतलब प्रोफेसर्स ने मिलकर एक प्रोसेसर डेवलप करा है जिसको बोलते हैं शक्ति। ये जो प्रोसेसर है बेसिकली IoT डिवाइसेस के लिए है। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे देखा होगा कि आप क्या जैसे घर पे बैठे, मान लो कि आपके घर में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो वॉशिंग मशीन है, TV है, AC है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने बिना उसको स्विच ऑफ किए आप घर से कहीं बाहर चले गए, तो आप बाहर से ही ना मतलब रिमोट कंट्रोल कर सकते हो सारे आपके अप्लायंसेस को। इसको मोटा मोटी IoT बोलते हैं। IoT और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स, ठीक है ना। इंटरकनेक्शन क्या है, बेसिकली ये सारी चीज़ों का इंटरकनेक्शन थ्रू क्या मतलब किसी मीडियम के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपने वायरलेसली आपको सारे इक्विपमेंट्स को आपने इंटरकनेक्ट कर रखा है, ठीक है, वाईफाई के थ्रू कर रखा है, तो इसको हम लोग IoT बोलते हैं। तो जो शक्ति प्रोसेसर है मेनली IoT और नॉर्मली मोबाइल फोन्स और उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जो इंडिया का फर्स्ट प्रोसेसर, मतलब इंडिया का पूरा प्योरली इंडिजिनस प्रोसेसर है, उसका नाम है अजीत प्रोसेसर, ठीक है। अजीत प्रोसेसर क्या है, ये IIT मुंबई ने बनाया है, ठीक है, IIT मुंबई। ये क्या था, मद्रास था, ठीक है, IIT मद्रास था और ये IIT मुंबई ने बनाया, ठीक है। अब अजीत प्रोसेसर का क्या खासियत है कि ये आपका पूरा का पूरा इंडिजिनस है, ठीक है, और ये अजीत प्रोसेसर का यूज़ आप देखोगे अभी आएगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये अजीत प्रोसेसर है ना, अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज बात करो तो हम लोग सच में बहुत पीछे हैं। अगर आप सच में कंपेयर करना चाहो कि अजीत प्रोसेसर को आप किसी अभी करंट प्रोसेसर से अगर दोनों को कंपेयर करना चाहो तो ये सच में वी आर लैगिंग बिहाइंड वेरियस अदर कंट्रीज, राइट। सो अब इसमें शर्म की बात तो है, लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है ना, तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है।
तो उतना खर्चा करने की हमारी अभी सिचुएशन वैसा है नहीं कि हम उतना खर्चा कर सकें उस पर्टिकुलर उसको, ठीक है। आप में से कोई अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप लोग रिसर्च के लिए जाओगे, मान लो IIT से M.Tech करते हो, PhD करते हो, तो आपको मिल जाएगा। IISc बेंगलोर होता है, IISc बेंगलोर में रिसर्च काफ़ी अच्छा होता है इस पर। और अपार्ट फ्रॉम इट IIT बॉम्बे है, ठीक है, IIT दिल्ली है, मद्रास है, तो इन सारी जगह पे इनका काफ़ी अच्छा रिसर्च है, ठीक है। तो इंडिया में क्लियर हो गया कि इंडिया में आपका क्या है कि इंडिया में 2 प्रोसेसर हैं अभी करंट में, एक शक्ति है और एक है अजीत प्रोसेसर। शक्ति प्रोसेसर फेमस, बहुत पॉपुलर हुआ, जानते हो रीज़न इसका क्या है? ये ओपन सोर्स है, ठीक है ना, ये ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसकी डिज़ाइन को ना आप कोई भी लेके ये कर सकता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट डिज़ाइन आप ले सकते हो, आपको इसको बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पूरा ओपन सोर्स है, कोई कंपनी डिज़ाइन देती नहीं है, इन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। अजीत प्रोसेसर है, अजीत प्रोसेसर मतलब आप ये कहोगे कि पूरा का पूरा इंडिया बेस्ड है, पूरा का पूरा मतलब इंडिया में ही इसको डेवलप करा गया है, ठीक है। तो ये इंडिया की बात होगी प्रोसेसर के मामले में, ठीक है। तो आज के दिन हमने क्या देखा, देखो इसके अपार्ट फ्रॉम इट एक चीज़ और देख लेते हैं जो GS के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में फॉर एग्जांपल, आप अभी जो हमने प्रोसेसर की बात करी ना, जैसे इंटेल वाला जो प्रोसेसर था, इंटेल प्रोसेसर्स, ठीक है, ये मेनली जो होते हैं ना, ये आपके किसके लिए मेन जो आपका उसका यूज है वो आपके PCs में है, ठीक है ना, पर्सनल कंप्यूटर्स में। लेकिन अभी आप अगर मोबाइल फ़ोन की बात करो, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन में कौन कौन से प्रोसेसर यूज़ होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। तो प्रोसेसर बहुत कॉमन है, स्नैपड्रैगन, सॉरी ये तो स्नैपड्रैगन तो ब्रांड नेम है, इसका जो असली नाम है वो है क्वालकॉम। कंपनी का क्या नाम है? क्वालकॉम, ठीक है, कंपनी का नाम है क्वालकॉम, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंपनी है मीडियाटेक, टेक की स्पेलिंग देख लेना, शायद TEK ही है, ठीक है। क्वालकॉम हो गया, मीडियाटेक हुआ। सैमसंग भी अपना प्रोसेसर बनाता है, ठीक है, सैमसंग का भी है डेडिकेटेड। अब आपको क्या करना है, असाइनमेंट क्या है, क्वालकॉम का प्रोसेसर जो है उसका ब्रांड नेम क्या है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ क्वालकॉम का है ब्रांड नेम स्नैपड्रैगन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बताना है कि स्नैपड्रैगन मतलब कौन कौन सा ब्रांड नेम है, जैसे मीडियाटेक का ब्रांड नेम क्या है, सैमसंग का ब्रांड नेम क्या है, असाइनमेंट है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, दूसरा असाइनमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको करना है, अदरवाइज फिर मतलब ये अच्छा नहीं होगा, आप सब लोगों को करना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या करना है कि जो आपके पास जो भी फ़ोन है, ठीक है ना, फ़ोन जो भी है आपके पास, उस फ़ोन में कौन सा प्रोसेसर लगा है, प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है, कितने बिट का है, रैम का साइज कितना है, क्लॉक कितनी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, और एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, एंड्रॉयड वर्जन, ठीक है। आप सारे लोग अपने फ़ोन का प्रोसेसर, कितने बिट का प्रोसेसर है, रैम साइज कितना है, रोम बेस में लिख लेना, रोम का भी साइज बताना है, ठीक है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है, सपोज करो किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, सपोज करो किसी और के फ़ोन से देख रहे हो, तो उसी के फ़ोन का दे देना हमको, ठीक है। तो आपके सारे जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास के, सबके स्टूडेंट्स के सारे फ़ोन की डिटेल मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। ये असाइनमेंट है आपका, ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट। ये तो आप लिख लेना, इसको कोई वो नहीं है, ठीक है। मीडियाटेक का भी करंट में हीलियो के नाम से आता है, और सैमसंग का कुछ एक्सियोनॉस करके आता है, एक्सनॉस ऐसे कुछ करके आता है, देख लेना, उसका प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग। अपार्ट फ्रॉम इट ये आपके मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर हैं। अभी हमने जो i3, i7, i5, i9 ये सारा देखा, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज होने वाले प्रोसेसर है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इंटेल और ये सभी कंपनियां बनाती हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज प्रोसेसर बनाती हैं। जैसे आपका एक कंपनी बहुत पॉपुलर हुई इंटेल के साथ ही, जाइलॉग के नाम से, ठीक है ना, वो एक जाइलॉग 80 प्रोसेसर बनाती है, जैसे जो कि इक्विवेलेंट है आपके 8085 के। ऐसी बहुत सारी अदर कंपनीज हैं, मोटोरोला है, वो भी अपने प्रोसेसर बनाती है, ठीक है। और भी कई डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर होते हैं। फॉर एग्जांपल पावर पीसी के नाम से एक प्रोसेसर आता था पहले, उसको बोलते थे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन विथ इन्हांस्ड रिस्क करके, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग 1 by 1 करके देखेंगे, बट यहाँ के लेक्चर में बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तो ये असाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई वुड से कि आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।